फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत एकदम बढ़िया हैं अपने घरों पर। और आज जो मैं अपने टॉपिक वीडियो में लेकर आई हूँ वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 सीबीएसई कोर्स। ठीक है, ये एक और थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो लिखना है हमें अगर ट्रांजैक्शंस को बुक्स में, तो किस टर्म से लिखेंगे, टर्म्स क्या होती है। जब तक हमें टर्म्स नहीं पता होगा हम लिख नहीं पाने वाले। कैसे लिखेंगे? जब तक हमें ABCD नहीं आती क्या हम सेंटेंस बना सकते हैं? उसी तरीके से जब तक हमें अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता कि किस चीज को क्या बोलते हैं, तो हम लिख कैसे पाएंगे? डेफिनेटली हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए हमें टर्म्स को बहुत अच्छे से जानना है कि किस चीज को क्या बोला जाता है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टर्म, गुड्स। पहला टर्म है गुड्स। गुड्स का क्या मतलब कहलाएगा? ओनर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस आइटम में डील कर रहा होगा उसे हम गुड्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर्स जो होंगे जिसे हम बेच रहे हैं वो हमारे गुड्स कहलाएंगे। लाइक हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो जो स्टेशनरी हम लोग खरीद के सोल्ड आउट करने के लिए खरीदे हैं उनको हम गुड्स बोलेंगे। हमारा क्लोथ्स का बिजनेस है, तो क्लोथ्स आर गोइंग टू बी द गुड्स। उनको छोड़ के बाकी चीजों को हम गुड्स नहीं बोलेंगे। तो क्लियर है? आइटम इन विच बिजनेस इज डीलिंग इज कॉल्ड इट्स गुड्स। सेकेंड टर्म, सेल्स। सेल कब बोलना है? सेल करके वर्ड रिकॉर्ड कब करना है? क्या कुछ भी बेचेंगे तो उसे सेल बोलेंगे क्या? नो, जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे, जब हम इन गुड्स को सोल्ड करेंगे तभी हम एक टर्म यूज करेंगे, सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो हम जब स्टेशनरी आइटम्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, पेन्स, ये सारे जो स्टेशनरी में आइटम सोल्ड करते हैं, जब हम इन्हें सोल्ड आउट करेंगे तब हमें टर्म सेल यूज करनी है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल सपोज हमारा स्टेशनरी का शॉप है और हर कोई डेली न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स अपनी दुकान के लिए सब्सक्राइब करके रखता है, तो हमने भी न्यूज़पेपर्स डेली बेसिस पर हम न्यूज़पेपर लेते हैं, तो वो जब न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाता है हम उसको जाके स्क्रैप में बेच देते हैं। तो जब हम इकट्ठे किए हुए न्यूज़पेपर को रद्दी या स्क्रैप में बेचने जा रहे हैं, तो क्या हम इसे एज अ सेल करके रिकॉर्ड करेंगे? नो। व्हाई नो? बिकॉज दीज आर नॉट गुड्स। तो जब हम गुड्स को बेचेंगे तब हमें सेल बोलना है। और गुड्स किसको बोलते हैं? आइटम इन विच बिजनेस डील्स इज कॉल्ड गुड्स। और जब आप उन्हें सेल कर रहे होंगे तो आप उसको सेल्स करके रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, परचेजेस। आप कोई भी आइटम खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज नहीं करना है लिखने के लिए। जब हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स को खरीदेंगे तब हमें परचेज वर्ड यूज करना है। मीन स्टेशनरी वाले बिजनेस जब स्टेशनरी के आइटम बेचने के लिए खरीद के ला रहे हैं तो उसे एज अ परचेज रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर वाले बिजनेस वाले जब फर्नीचर का आइटम खरीद के ला रहे हैं बेचने के लिए, तब वो उसे एज अ गुड्स रिकॉर्ड परचेज रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स वेन एवर गुड्स आर परचेज्ड देन ओनली वी आर गोइंग टू से परचेज। जैसे सपोज मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, मैंने स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स खरीद के लाए उसे रीसेल करने के लिए अपनी शॉप से, तो मैं उसको जब खरीद रही हूं तो किस टर्म से रिकॉर्ड करूंगी? परचेजेस। ठीक है, बट अब स्टेशनरी की शॉप है, मेरी स्टेशनरी की शॉप पे काउंटर्स बने हुए हैं, फर्नीचर इंस्टॉल्ड है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जिससे हम लोग बिलिंग वगैरह कर रहे हैं। तो हमने जब ये सब चीजें परचेज की, हमारा फर्नीचर वाला आइटम हो गया, हमारे कंप्यूटर्स हो गए, ये सब जो चीजें, कैमरास, हमने कैमरा सिस्टम लगा रखा है अपनी शॉप पे, तो हमने कैमरा खरीद के लाया। तो जब हम ये सारी चीजें परचेज कर रहे हैं तब हम उसे परचेज वर्ड से रिकॉग्नाइज अपनी बुक में, रिकॉर्ड अपनी बुक में नहीं करेंगे। कब परचेज वर्ड यूज करना है? परचेज वर्ड सिर्फ तभी यूज करना है जब हम क्या खरीद रहे होंगे? गुड्स। क्लियर है? फोर्थ, सेल्स रिटर्न। उसी तरीके से परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न मतलब क्या? हमने जो आइटम बेचा था अपने कस्टमर को, सोल्ड आउट किया था, वो किसी रीजन से उन्हें नहीं पसंद आया या वट एवर मे बी द रीजन, उन्हें उसे रिटर्न कर दिया हमें, तो उनने हमें रिटर्न कर दिया। मीन सेल किया हुआ आइटम रिटर्न आ गया, तो उसे हम अपनी बुक्स में किस नेम से रिकॉर्ड करते हैं? सेल रिटर्न। सिमिलरली हमने जो सप्लायर से
अपने शॉप्स के लिए गुड्स खरीद के लाए थे, वो सूटेबल नहीं लगे या वॉट एवर मे बी द रीजन, किसी रीजन के कारण से हमने उनको रिटर्न करके आ गया, वापस कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। मीन्स जो हमने खरीदा था आइटम, अब हमने उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। इसके दो और ऑल्टरनेट नेम्स भी है। सेल रिटर्न कैन ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड and purchase return can also be known as return outward। अब ये इनवर्ड आउटवर्ड ना बहुत बार कंफ्यूज कर देता है कि रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं और रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं। तो एक सिंपल सी चीज है, जैसे आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये इनवर्ड वर्ड लिखा है, ये आउटवर्ड वर्ड लिखा है। ये इनवर्ड और आउटवर्ड वर्ड गुड्स की मूवमेंट को लेकर लिखा है। मीन्स बिजनेस, सपोज मेरी बिजनेस का नाम है अदिति लिमिटेड, तो अगर गुड्स बिजनेस के तरफ आ रहे हैं तो वो इनवर्ड हुए, बिजनेस के पास आ रहे हैं, और बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो वो आउटवर्ड हुए। तो सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है? जो हमने कस्टमर को सोल्ड किया था वो हमें रिटर्न करके जा रहा है, मीन्स वापस बिजनेस के पास आ रहा है, इसलिए रिटर्न इनवर्ड को, सेल रिटर्न्स को रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं। और रिटर्न आउटवर्ड में क्या हो रहा है? जो हमने गुड्स लाए थे वो हमें सूटेबल नहीं लगे तो हम वो वापस दे कर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स बाहर जा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट टर्म, देखो स्पेलिंग जो लिखी है इसको अगर आप एज इट इज पढ़ेंगे तो आपको डेप्टर करके पढ़ना आएगा। DEBTORS, डेप्टर्स करके दिख रहा है, बट इसे हम डेप्टर्स नहीं बोलते, डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स बोलते हैं। ई इसमें साइलेंट होता है, पहले इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। इट इज नॉट टर्म्ड एज डेब्टर्स, इट इज प्रोनाउंस्ड एज डेटर्स। डेटर्स, ये बी जो है ये इसमें साइलेंस है, इसको डेप्टर्स नहीं पढ़ना है, ये यहाँ पे साइलेंट है, हमें क्या बोलना है? डेटर्स। ठीक है, तो अब डेटर्स क्या होते हैं ये देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक और टर्म मैं लिखती हूँ, क्रेडिटर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें ये भी देखना है। चलिए देखते हैं डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। अब देखो, जो आप सेल कर रहे हो वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो आपने कैश में सेल कर दी, मीन्स आपने गुड्स दिए, स्टेशनरी बेची और तुरंत पैसे भी ले लिए। दूसरा हो सकता है कि आप उधारी में बेच रहे हो, उधारी में बेचने को क्रेडिट सेल बोलते हैं। ये क्रेडिटर और ये क्रेडिट सेल कोई सेम चीज नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स है। क्रेडिट में बेचना मतलब उधारी में आपने गुड्स को बेचा है। तो एक हो सकता है कि आपने कैश में सेल किया है, मीन सेल की और पैसे तुरंत मिल गए। एक हो सकता है आपने सेल की पर उधारी में सेल की। तो सपोज ये राम है जिसको आपने उधारी में सेल की है, तो अब ये राम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटर है। राम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो गया? डेटर। जिन्हें हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, उधारी में सामान बेच रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? डेटर्स। क्या कहलाने वाले हैं? डेटर्स, डेप्टर्स नहीं, डेटर्स कहलाएंगे। क्लियर है? तो जिन्हें हम उधारी में सामान बेचते हैं उन इंसानों को क्या बोलते हैं? डेटर्स। उसी तरीके से जो आप ये गुड्स परचेज करके ला रहे हो, या तो आप गुड्स को कैश में खरीद के ला सकते हो या आप भी गुड्स उधारी में खरीद के ला सकते हो। सपोज आपने श्याम से 1 लाख रुपए की स्टेशनरी अभी उधारी पे खरीदी है, जिसका पेमेंट 1 वीक के बाद आप करोगे। तो आज आपने उससे 1 लाख रुपए का सामान उधारी में खरीदा है, तो श्याम आपका क्या बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे उधारी में खरीदा है। डेटर कौन होते हैं? जिनको उधारी में बेचा है। ये कस्टमर है जिसे हमने उधारी में क्रेडिट में सोल्ड किया है। और श्याम क्या है? ये हमारा सप्लायर है जिससे हमने क्रेडिट में खरीदा है। क्रेडिट में खरीदने का मतलब होता है उधारी में खरीदा है, जिसका सेटलमेंट, जिसका पेमेंट कोई फ्यूचर डेट पर हम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये 2 टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये 7 टर्म्स आई होप आपको क्लियर होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म। आप ये सारी टर्म्स नोट करते जाइए। 7th, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म 8th, कैपिटल। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स। लेट्स सी कैपिटल फर्स्ट। व्हाट डज कैपिटल मीन्स?
My name is Aditi and my business name is Aditi Limited. आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में अपना अपना नाम लिख सकते हैं. जैसे सपोज आपका नाम मोहन है तो मोहन लिमिटेड. इस तरीके से आप अपनी बुक्स में अपने नाम लिख सकते हैं. देखो अब कैपिटल का मतलब क्या होता है. देखो अब ये अदिति लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होगी, जब हमें ये स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. वो अमाउंट कैसे हो सकता है? वो अमाउंट कैश के फॉर्म में हो सकता है, वो अमाउंट कोई गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, वो अमाउंट कोई एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है. एसेट्स क्या होते हैं लेटर ऑन आई विल, आज ही की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसे एसेट्स बोलते हैं. राइट. तो जो चीज अदिति लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रही है, अदिति जो भी अदिति लिमिटेड को दे रही है, जैसे सपोज हमने 10 लाख रुपए कैश दे दिया, 2 लाख रुपए के गुड्स दे दिए और 7 लाख रुपए के सपोज फर्नीचर दे दिए, तो टोटल मैंने 19 लाख का सामान अदिति लिमिटेड को दे दिया है. ठीक है. अब अकाउंट्स की नजरों में अदिति और अदिति लिमिटेड दो सेपरेट आइडेंटिटी है. ये एक प्रिंसिपल भी है जिसे अपन 3rd चैप्टर में देखेंगे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. तो अदिति और अदिति लिमिटेड दो अलग अलग लोग हैं. और आपको मैंने 1st चैप्टर में भी बताया था कि अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं वो बिजनेस के एंगल से कर रहे हैं. तो बुक्स जो बन रही होंगी वो बिजनेस की बन रही होंगी. तो बिजनेस जो भी सामान अदिति लिमिटेड ने, जो भी अमाउंट अदिति ने अदिति लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखा है, उसे अदिति लिमिटेड एज अ कैपिटल करके रिकॉर्ड करेगा. क्या करके रिकॉर्ड करेगा? एज अ कैपिटल करके रिकॉर्ड करने वाला है. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. कोई डाउट? यहां तक कोई भी डाउट है? तो वो अमाउंट कैसा हो सकता है? अमाउंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एनी एसेट. तो जो भी ओनर ने बिजनेस को दिया है, इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, बिजनेस उसे कैपिटल के टर्म से जानेगा. अदिति लिमिटेड अदिति करके रिकॉर्ड नहीं करेगी. अदिति से दी हुई सारी चीजें अंडर द हेड ऑफ नेम कैपिटल रिकॉर्ड करेगी. क्लियर है? नेक्स्ट टर्म, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म, ड्रॉइंग्स. This is again very important. What does drawings means? Drawings means anything withdrawn by owner, anything withdrawn by owner from his business for his, very important thing, personal use. Anything withdrawn by owner from his business for his personal use is called drawings. मतलब क्या? अब देखो मैं जो भी अर्निंग्स कर रही हूँ, मैं अब एज पर द अकाउंटेंसी मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है. तो जो भी अर्निंग कर रहा है वो तो बिजनेस कर रहा है, बट मुझे जो भी पर्सनल खर्चे करने हैं, मेरे घर का रेंट हो गया सपोज, मुझे घर के एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस घर में होते हैं. लाइक मुझे घर की ग्रॉसरीज लेनी है, मुझे घर के मेड्स का पेमेंट करना है, मुझे खुद के लिए क्लोथ्स खरीदने हैं, खुद के लिए फोन खरीदना है, कुछ भी खरीदना है. तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम तो मेरा बिजनेस ही है डेफिनेटली. तो मैं जो भी पैसे विदड्रॉ करूंगी या जो भी एक्सपेंसेस करूंगी, उनके लिए मैं पैसे कहां से लाऊंगी? अपने बिजनेस से ही निकालूंगी. तो मैंने जो भी अमाउंट अपने बिजनेस से, अब अगेन यहां देखते हैं अदिति लिमिटेड, तो मैं जो भी अमाउंट यहां से विड्रॉ करके ले जा रही हूं, किस पर्पस के लिए? अपने पर्सनल खर्चे के लिए. तो उसे अदिति लिमिटेड अपनी बुक्स में एज अ ड्रॉइंग्स करके रिकॉर्ड करेगा. कुछ दे रही हूं तो एज अ कैपिटल करके रिकॉर्ड कर रहा है. बट अगर मैं उनका कोई सामान, क्योंकि जितना भी कैश है, सपोज मेरी स्टेशनरी की शॉप है और स्टेशनरी की शॉप के कैश काउंटर में अभी 1 लाख रुपए रखे, तो वो 1 लाख रुपए अदिति के नहीं है, अदिति लिमिटेड के. और सपोज अब मुझे आज रेंट पे करना है, 20,000 रुपीज घर का रेंट पे करना है, तो मैंने उस 1 लाख में से 20,000 रुपए लिए और पे कर दिया. तो जो 20,000 रुपए थे वो अदिति के नहीं थे, अदिति लिमिटेड के थे. राइट. तो वो जो 20,000 रुपए मैंने विड्रॉ किए अपने घर के रेंट को पे करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा?
ड्राइंग्स कहलाएगा। क्लियर है? अब सपोज मुझे अपने घर में भी कुछ स्टेशनरी के आइटम्स की ज़रूरत है, मेरे किड्स को भी कुछ पेंसिल्स, नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मैंने अपनी ही शॉप से निकाला और अपने किड को लाकर दे दिया, अपने बेटे को लाकर दे दिया। तो इससे क्या होने वाला है? तो जो मैंने विड्रॉ किया वो बेचने के लिए नहीं किया, वो जो गुड्स निकाले किसी को बेचा नहीं, मैंने लाया और घर में अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया। तो अगर मैं बिजनेस से कैश या कोई गुड्स या कोई एसेट अपने घर के यूज़ करने के लिए विड्रॉ करके ले जाती हूँ, तो वो बिजनेस किस नेम से रिकॉर्ड करेगा? ड्राइंग्स। और अपन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में हमारी शॉप है और ऊपर वाले में मैं ऊपर में मीन्स मेरा रेसिडेंस है, ऊपर रेसिडेंस है और नीचे शॉप है, और ये दोनों पूरी बिल्डिंग का मिला के 40,000 रुपीज रेंट है। इस पूरी बिल्डिंग का मिला के 40,000 रेंट है। आज सुबह सुबह लैंडलॉर्ड आया, मैं शॉप पर थी और उसने 40,000 रुपीज का रेंट मांगा। मैंने 40,000 रुपीज कैश काउंटर से निकाल के उसको पे कर दिए। अब आप बताइए, ये 40,000 जो कैश मैंने बिजनेस के पैसे निकाले हैं, विड्रॉ किए, क्या ये पूरा 40,000 ड्रॉइंग्स है? नो इसमें से 20,000 शॉप का रेंट था, 20,000 रेसिडेंस का था, तो 20,000 तो बिजनेस अदिति लिमिटेड ड्राइंग्स करके रिकॉर्ड करेगा, पर जो और 20,000 रुपीज दिए हैं वो बिजनेस का खुद का खर्चा है, जिसे वो रेंट एक्सपेंस बोलेगा। किस नाम का खर्चा है? बिजनेस का 20,000 रुपए रेंट का खर्चा है, तो बिजनेस उसको रेंट एक्सपेंस बोलेगा। बट जो मेरे घर का रेंट पे किया है उसे वो रेंट एक्सपेंस नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं था, वो ओनर का पर्सनल खर्चा था। तो जो मेरे पर्सनल खर्चे हैं वो अगर मैं बिजनेस के पैसों से पे कर रही हूँ, मेरे किड की स्कूल फीस मैंने बिजनेस के पैसों से पे कर दी, तो किड्स की स्कूल फीस पे करना बिजनेस की ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी है, मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, तो वो भी ड्राइंग्स कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो एनीथिंग विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, अगर आपने डेफिनेशन में नहीं लिखा तो ये डेफिनेशन कोई मतलब की नहीं। अगर बस ऐसे लिख दिया कि एनीथिंग विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम हिज बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग, दिस इज रॉन्ग। डेफिनेशन पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। देखो, अदिति लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है और अदिति एक आपके सामने खड़ी हो नेचुरल पर्सन है, तो अदिति लिमिटेड अपने बिहाफ पे कोई काम नहीं कर सकती, उसके बिहाफ पे सारे काम मैं ही कर रही हूँ। अब सपोज अदिति लिमिटेड का रेंट का बिल है 20,000, तो मैंने उस कैश काउंटर से 20,000 रुपीज निकाले, मीन्स मैंने विड्रॉ किया, तो क्या मैं कुछ भी विड्रॉ करूंगी वो ड्रॉइंग्स कहलाएगा क्या? नो मैंने वो 20,000 रुपीज निकाले, पर किसके लिए निकाले? उस बिल्डिंग की, उस स्टेशनरी की शॉप के रेंट को पे करने के लिए निकाले, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाले, तो इसे अभी ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे। तो ड्राइंग्स तभी बोलेंगे जब किसके लिए निकाला जा रहा है? पर्सनल यूज के लिए, तभी ड्राइंग्स बोलना है। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म। सॉरी, ये तो अपन ने अभी देखा है। ट्रांजैक्शन, और एक और टर्म मैंने लिखी है इवेंट्स। देखते हैं, ट्रांजैक्शन तो हमने स्टार्टिंग से देखा है। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, लाइक गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, एम्प्लॉयज की सर्विसेज लेना, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होंगे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बहुत सारे एक्सपेंसेस और बहुत सारी सेल्स हो रही होंगी, बहुत सारे परचेजेस हो रहे होंगे, तो जिसके कारण कुछ इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा हो मनी का, मींस जैसे हमने सेल किया तो गुड्स बेचे, मनी का इनफ्लो होगा। आज हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। अगर क्रेडिट में बेचेंगे तो पैसे आज तुरंत नहीं आएंगे, बट फ्यूचर में तो आएंगे ना। उसी तरीके से हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं, क्रेडिट में भी ला सकते हैं, कैश में भी ला सकते हैं, तो ये सारे की सारी चीजें ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। इसे हमने और डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। तो हम सिर्फ बुक्स में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं और उनकी मनी वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं। मींस हम ट्रांजैक्शन सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं और रिकॉर्ड भी मनी वैल्यू में करने वाले हैं। अब इवेंट क्या है ये देखते हैं। इवेंट इज नथिंग बट consequence of transaction।
जैसे फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपीज के आपने गुड्स परचेज किए और ये गुड्स को आपने 60,000 रुपीज में, ये 60,000 में ये वाले गुड्स को आपने सोल्ड भी कर दिया। 40,000 में खरीदा, 60,000 में बेच दिया, तो इस ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? 20,000 इज प्रॉफिट फॉर यू। दिस इज नथिंग बट इवेंट। कॉन्सिक्वेंस या इम्पैक्ट बोल सकते हो, impact of a transaction या consequence of the transaction, result of transaction is called event। क्लियर है यहाँ तक? तो event क्या होता है? consequence या result या impact of transaction। ये 40,000 के गुड्स परचेज करके जब लाए, ये ट्रांजैक्शन है। 60,000 के गुड्स जब बेचे, अगेन दिस इज अ ट्रांजैक्शन। इन दोनों ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, इम्पैक्ट क्या निकला? आपने 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। क्लियर? कोई डाउट? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म। लाइबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी टर्म्स बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, तभी आप बुक्स में रिकॉर्डिंग इजी तरीके से कर पाएंगे। जब तक टर्म्स ही नहीं पता होंगे किसको क्या बोलते हैं तो हम लिखेंगे ही कैसे? तो इसलिए टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज दो टाइप की हो सकती हैं। इट कैन बी एन इंटरनल लाइबिलिटी एंड इट कैन बी एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी ही क्या होती है पहले इसको जानना है। लाइबिलिटी मीन्स बिजनेस owe some money to someone, means बिजनेस को किसी को कुछ पे करना है, बिजनेस के ऊपर बर्डन है अगर किसी को कुछ पे करने का, तो उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। मीन्स बिजनेस इज लाइबल टू पे समवन, बिजनेस ओ सम अमाउंट टू समवन, देन दैट पर्सन इज नोन एज लाइबिलिटी फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अभी फटाक से समझ में आ जाएगा। अभी आपने देखा था अदिति और अदिति लिमिटेड दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं इन द आईज ऑफ अकाउंटेंसी। तो अदिति ने जो भी इनको दिया वो अपन ने 19 लाख रुपीस दिए थे अदिति लिमिटेड को, तो अदिति लिमिटेड को ये 19 लाख रुपीस इनको रिटर्न भी करने होंगे। तो अदिति लिमिटेड के ऊपर बर्डन है ना भाई ये 19 लाख रुपए वापस करने का। इस बर्डन को अदिति लिमिटेड किस नाम से रिकॉर्ड कर रही थी? कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस की ड्यूटी है वो 19 लाख रुपए अदिति को वापस करने के। फॉर एग्जाम्पल, आप अदिति लिमिटेड हो और आपने HDFC बैंक से 10 लाख रुपए लोन पे लिया। यहां सबको लग रहा होगा यार ये दोनों सेम तो है, क्या ही इसने इसको दिया तो रिकॉर्ड करवा रहे हो, इसने इसको वापस करना है, ये सब क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज है। बट अब यहाँ तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना, आपने HDFC बैंक से 10 लाख रुपए लोन पर उठाए हैं, तो क्या वो वापस करने हैं या नहीं करने हैं, कि रख लेंगे अपने पास ही? उनको वापस करना है। हमने लोन लिया है तो हमें ये रिटर्न, इनसे जब हमने लोन लिया है तो हमें इनको रिटर्न भी करना होगा कि नहीं? तो ये HDFC बैंक हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारे ऊपर HDFC बैंक को 10 लाख रुपए देने का बर्डन है, वापस रीपे करना है। हम HDFC बैंक को 10 लाख रुपीस ओ कर रहे हैं, हमें पे करना है। क्लियर है? तो अब ये पहले लाइबिलिटी क्या होती है ये समझ में आ गया क्या? उसके बाद हम इंटरनल और एक्सटर्नल देखते हैं। लाइबिलिटी मीन्स वी आर लाइबल टू पे समवन। अब देखते हैं इंटरनल मतलब क्या। बिजनेस के लिए इंटरनल कौन होगा? अदिति लिमिटेड के लिए अदिति को छोड़कर अंदर वाला इंटरनल मेंबर कोई नहीं है। तो अदिति लिमिटेड को जो भी अमाउंट अदिति को रिटर्न करना होगा वो उसकी इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगी, मतलब कैपिटल उसको, क्योंकि अब भी हमने पढ़ा था अदिति लिमिटेड कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करेगा। अदिति लिमिटेड को जो भी अमाउंट अदिति को रिटर्न करना होगा वो उसकी इंटरनल लाइबिलिटी होगी। मींस ओनर को जो भी अमाउंट रिटर्न करना होगा
ओनर ओनर को जो भी अमाउंट रिटर्न करेगा बिजनेस, वो बिजनेस एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करेगा और वो उसकी इंटरनल लाइबिलिटी है। और एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर वाले बाकी सारे जिन जिन को पेमेंट करनी है वो सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। देखते हैं इसको फर्दर क्लासिफाई दो और में किया गया है ऑन बेसिस ऑफ टाइम। करंट लाइबिलिटी और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड ऑफ विदिन a period of 1 year, जिन्हें हमें 1 साल के अंदर अंदर रीपे कर देना है, वो सारी हमारी करंट लाइबिलिटी है। और ये नॉन करंट में क्या क्या आएंगी? जिन्हें हमें बियॉन्ड 1 ईयर पे करना है, मतलब 1 साल के बाद जिन्हें हमें पे करना है, वो सब नॉन करंट। जैसे सपोज मैंने HDFC बैंक से 5 साल का लोन लिया है, तो वो 5 साल के बाद मुझे रीपे करना है, बर्डन मेरे ऊपर है, इसलिए वो लाइबिलिटी तो है, पर वो कौन सी लाइबिलिटी है? नॉन करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे उसे आज 1 साल के अंदर अंदर नहीं रीपे करना है, उसे 5 साल के बाद रीपे करना है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, अभी हमने क्रेडिटर्स वर्ड पढ़ा था। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधारी में खरीद के ला रहे हैं। तो आपने जिनसे उधारी में खरीद के लाया है, उसने 1 महीने 2 महीने 3 महीने की उधारी दी होगी, आपको उन्हें 1 साल के अंदर अंदर तो रीपे करना है ना। तो वो आपकी वो किस कैटेगरी में आ गए? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? क्रेडिटर्स। और क्या हो गया? शॉर्ट टर्म बैंक लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। सपोज आपने सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के लिए शॉर्ट टर्म लोन उठाया है, तो आपने जो शॉर्ट टर्म लोन उठाया 5 महीने के लिए, वो 5 महीने के अंदर अंदर आपको रीपे करना है, मींस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उन्हें रीपे करना है, तो वो कौन सी लाइबिलिटी कहलाएगी? करंट लाइबिलिटी। इस टॉपिक को समराइज करते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है? सबसे पहली बात, लाइबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस के ऊपर बर्डन। जैसे ही बर्डन आपको अपने ऊपर फील हो रहा हो, जब अकाउंटिंग अगर आपको समझनी है अच्छी तरीके से, तो आप अभी फिलहाल अपने आप को वही ऑर्गेनाइजेशन समझिए जिसकी अकाउंटिंग की जा रही है। तो जब आपको बर्डन फील होगा, आपको अपने आप समझ आएगा कि हमारी लाइबिलिटी है। बर्डन कैसा? रीपे करने का अमाउंट, वो रीपे हम 1 साल के अंदर कर रहे हो या 1 साल के बाद कर रहे हो या ओनर को कर रहे हो, पर बर्डन तो है, इसीलिए वो लाइबिलिटी कहलाएंगी। ठीक है। अब अगर ओनर को रीपे करना है, तो जो भी ओनर ने दे रखा है उसे हमने कैपिटल के नाम से नोट कर रखा है, तो वही उसे रीपे करना होगा, इसीलिए वो क्या कहलाएगी? इंटरनल लाइबिलिटी। सेकेंड थिंग इज कि एक्सटर्नल मीन्स ओनर को छोड़ के, जैसे आपके सपोज वर्कर्स हैं, वर्कर्स ने पूरे महीने भर काम कर लिया, अब उनका महीने भर काम हो गया है, तब उनको सैलरी या वेजेस देने की बारी आ चुकी है, तो सैलरी और वेजेस उनको आपको पे करना है, आपके ऊपर बर्डन है उन्हें पे करने का, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है। सिंपल। तो ये यहाँ तक क्लियर है। क्रेडिटर्स अभी आपको टर्म बताई थी, शॉर्ट टर्म लोन, सिर्फ 5 महीने का लोन लिया है, रीपे करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो वो भी क्या कहलाएगी? करंट लाइबिलिटी। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। बर्डन, लाइबिलिटी, ये आपके अंदर तक उतर जाना चाहिए। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है? अगर अकाउंट्स में एक्सपर्ट होना है तो लाइबिलिटी का मतलब और जो अपन टर्म्स पढ़ रहे हैं उन सबका मतलब ना अंदर तक उतरना चाहिए आपके, तब आपको अकाउंट्स में के प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल पार्ट्स को करने में बहुत आसानी जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट आप लोग नोट भी करते जाइए। नेक्स्ट, लाइबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एसेट्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं इतना स्लो इसीलिए करा रही हूं जिससे आपके अंदर तक ये सारी चीजें उतरे। अगर नहीं उतर रही हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करिए, वापस से देखिए, जब तक नहीं उतरती आगे मत बढ़िए। चलिए नेक्स्ट टर्म है एसेट्स। एसेट्स का क्या मतलब है अपन देखते हैं, और इसको भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला तरीका है जिसमें उसे क्लासिफाई किया गया है टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले एसेट क्या होते हैं वो समझ लेते हैं।
जिन भी चीज पर बिजनेस का राइट होगा वो बिजनेस के एसेट्स कहलाएंगे। एनीथिंग ऑन विच बिजनेस हैज राइट इज कॉल्ड एसेट। समझ आ गया होगा कि ये लाइबिलिटी का एकदम अपोजिट है। लाइबिलिटी में हमारे सिर पे बर्डन है, ड्यूटी है पे करने की, और एसेट्स क्या है, उन पे हमारा राइट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कैश काउंटर में 1 लाख रुपए रखे, तो वो कैश पे आपका हक है। आपका मीन्स अदिति का नहीं, अदिति लिमिटेड का। जो भी बात कर रही हूँ अदिति लिमिटेड के एंगल से बात कर रही हूँ। हक किसका होगा? अदिति लिमिटेड का होगा। सपोज हमने वो शॉप जो है खरीद ली है, हमने मीन्स अदिति लिमिटेड ने उस शॉप को खरीद ली है, तो शॉप पे हक भी अदिति लिमिटेड का बनता है। शॉप के अंदर बहुत सारे फर्नीचर्स लगे हुए हैं, वो सारे फर्नीचर्स पे अदिति लिमिटेड का हक है। शॉप में हमने कैमरा इंस्टॉल करा है, कंप्यूटर्स इंस्टॉल करा रखे, वो सब पे अदिति लिमिटेड का हक है। तो जिन चीजों पर अदिति लिमिटेड का हक बनता है वो सारी चीजें अदिति लिमिटेड के एसेट्स कहलाएंगे। जिन चीजों पर ओनर का राइट है, जिन चीजों पे बिजनेस का राइट है, ओनर का नहीं, जिन चीजों पे बिजनेस का राइट है वो बिजनेस के एसेट्स कहलाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब देखते हैं, इनको दो क्लासिफिकेशन किया गया, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, टच एंड फील। मतलब जैसे हम देख सकते हैं छू के, जैसे मैंने फर्नीचर बोला तो आपको फर्नीचर बोलते साथ ही क्लियरली समझ आ गया होगा कि शॉप्स पे, स्टेशनरी शॉप पे किस टाइप का फर्नीचर रहता है। कंप्यूटर बोलने पे इमेज यू कैन क्रिएट, यू कैन टच इट। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और कैमराज, ये सारी चीजें हमने इंस्टॉल कर रखी है। तो ये सारी चीजें, मशीनरीज, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उनको मशीन्स लगती हैं गुड्स को बनाने के लिए, तो वो मशीन पे उन बिजनेस का हक है। मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एटसेट्रा। तो जिन भी चीजों पे बिजनेस का कैश, बैंक बैलेंस, जिन भी चीजों पे बिजनेस का हक है वो सारी चीजें बिजनेस की एसेट्स हैं। तो इन सभी पे हमारा हक है और इन सबको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए सब टैंजिबल एसेट की कैटेगरी में आए हैं। अब इनटैंजिबल मतलब एसेट्स तो हैं, मींस उन पे राइट तो है, वो राइट जिसका होगा वो उसी को बेनिफिट करेगा। मीन सपोज एक बिजनेस है अदिति लिमिटेड, एक बिजनेस है XYZ लिमिटेड। अदिति लिमिटेड ने न्यू मशीनरीज, मॉडर्न मशीनरी सब कुछ इंस्टॉल करा रखी है, तो उस पर राइट भी अदिति लिमिटेड का है और वो बेनिफिट भी सिर्फ अदिति लिमिटेड को करेगा। XYZ लिमिटेड को बेनिफिट नहीं करने वाला, ना ही उसका राइट है उन पर। तो जिनका वो एसेट होता है वो उनको बेनिफिट भी उन्हीं को कर रहा है, और सेकेंड थिंग इसकी राइट भी उन्हीं का है उन पर। तो इनटैंजिबल एसेट्स, कुछ एग्जाम्पल्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऐसे करके कुछ कुछ इनटैंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। इनको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि कैसे बिजनेस को हेल्प करेंगे, और दूसरी चीज कि इन्हें हम एसेट बोलेंगे भी कि नहीं बोलेंगे। हल्दीराम, लालू हलवाई, ठीक है, ये दो मिठाइयों की शॉप है। दिवाली का सीजन है तो दोनों शॉप्स में भीड़ है। यहाँ बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं, यहाँ भी कस्टमर्स है। दिवाली है तो मिठाई तो उसकी भी बिकेंगी, बट कस्टमर्स यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ थोड़े से कम। ऐसा क्यों है भाई? मिठाई तो दोनों ही बेच रहे हैं ना, दोनों पेड़े बना रहे हैं, दोनों से, दोनों का पेड़े लड्डू दोनों की शॉप्स में मिल रहे हैं, दोनों के शॉप्स में स्वीट्स मिल रहे हैं, पर भीड़ यहाँ ज्यादा है यहाँ कम। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी मार्केट में रेप्यूटेशन है, इसकी मार्केट में गुडविल है। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इन मार्केट इज कॉल्ड इट्स गुडविल। तो उससे हमें फायदा कैसे हो रहा है? हमारा टर्नओवर मीन हमारी सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ आवर गुडविल। तो जिसकी जितनी ज्यादा रेप्यूटेशन, उसके पास उतने ज्यादा ग्राहक, उतनी ज्यादा सेल, उतना ज्यादा टर्नओवर, उतना ज्यादा प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। पर क्या गुडविल नाम का कोई चीज है क्या जो दिखती है? इट इज एन इनटैंजिबल एसेट, बट वो सिर्फ हल्दीराम की गुडविल हल्दीराम को बेनिफिट करेगी, इसे नहीं।
तो इसकी वजह से इन्हें फायदा हो रहा है या नहीं, इसे वो अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं ना और प्रॉफिट कमाने के लिए। ये गुडविल भी इनने अपनी मेहनत से ही अर्न करी है। तो इनने अर्न करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कस्टमर्स के आईज में इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसीलिए इन्हें इस चीज का फायदा हो रहा है। ये गुडविल बिजनेस को हेल्प कर रही है मोर एंड मोर प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। ये बिजनेस का एसेट है, क्योंकि बिजनेस का ही सिर्फ इस पे राइट है। क्लियर है? नेक्स्ट, पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? जैसे सपोज आप कोई मेडिसिन बनाने की आपकी फैक्ट्री है और आपके रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक मेडिसिन का फॉर्मूला ढूंढ लिया। जैसे सपोज कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला आपको मिल गया, तो वो वैक्सीन आपने बनाई है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस वैक्सीन के फॉर्मूले को रजिस्टर कराओगे अपने नाम पर, सो दैट जो आपने इतनी मेहनत करी, इतना खर्चा किया उसको रिसर्च करने में कि कैसे उसकी वैक्सीन बनेगी, आपने उसकी वैक्सीन को बना तो लिया। अब आप चाहते हो कि ये वैक्सीन कोई और ना बना सके, क्योंकि मेहनत आपकी थी, आपने मेहनत करके उस फॉर्मूले को जनरेट किया है, तो कोई और दूसरी मेडिसिन कंपनी जल्दी से वो फॉर्मूला कॉपी करके बनाना शुरू कर देगी, तो फायदा हमें कैसे होगा? हमें तो फायदा तब होगा ना जब सिर्फ हम बनाकर बेचे, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमसे खरीदेंगे। तो हम सबसे पहले उस फॉर्मूले को अपने नाम पे रजिस्टर करा लेंगे, जिसे पेटेंट कराना बोलते हैं। अब वो पेटेंट का फायदा हम उठाएंगे, हम ही बस उस मेडिसिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर किसी और ने इसे कॉपी करने की कोशिश की तो वी कैन फाइल केस, वी कैन स्यू देम इन द कोर्ट, राइट? तो हम उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस ले सकते हैं। तो पेटेंट्स का मतलब क्लियर है क्या होता है? नेक्स्ट इज कॉपीराइट। जैसे सपोज एक सिंगर है, उसने कोई म्यूजिक रिलीज करी, तो उस म्यूजिक की कॉपीज बनानी है। सपोज टी सीरीज ने उसकी कॉपीराइट ले रखी है, तो सिर्फ टी सीरीज ही उसको क्या कर सकता है, उसकी कॉपीज बनाकर मार्केट में बेच सकता है। जैसे सपोज अकाउंटेंसी में मैंने आपको बोला आप टीएस गिरेवाल या डीके गोयल बुक रेफर करो, तो सपोज आप डीके गोयल बुक खरीद रहे हो, तो उस बुक को लिखने वाले का नाम है डीके गोयल, बट इसकी कॉपीज, डीके गोयल बुक की कॉपीज बना बना के मार्केट में जो बेच रहा है, उसका राइट आर्या पब्लिकेशन के पास है। मींस आर्या पब्लिकेशन ने उसकी कॉपीराइट खरीद रखी है, उनको छोड़ के वो बुक्स कोई और पब्लिकेशन मार्केट में बनाकर बेच नहीं सकती। मींस उसकी कॉपीराइट किसके पास है? आर्या पब्लिकेशन के पास है। अगर आप अपनी बुक्स के स्टार्टिंग के पेजेस कुछ पलटा कर देखोगे ना, तो आपको वहां पे एक ऐसा सिंबल भी दिखेगा, तो ये कॉपीराइट का सिंबल है। मींस आर्या पब्लिकेशन के पास कॉपीराइट है डीके गोयल ऑथर के नाम के अकाउंट्स की बुक को पब्लिश करने का। क्लियर? तो इसका फायदा ऑब्वियसली आर्या पब्लिकेशन को ही होगा। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मीन्स बहुत सारे जितने भी ब्रांडेड क्लोथ्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, सबका कोई ना कोई लोगो या ट्रेडमार्क होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, सपोज आपको नाइकी के शूज खरीदने, तो आप खरीदने के लिए नाइकी के स्टोर पर पहुंचे, तो नाइकी के स्टोर पे ना शूज रैक्स में शूज डिस्प्ले में रखे हुए थे, तो आपने कुछ शूज में देखा नाइकी का सिंबल बना है और कुछ शूज में देखा कि सिंबल बना हुआ नहीं है, जबकि वो नाइकी का कंपनी आउटलेट है। वो कंपनी से बाय मिस्टेक एक बैच ऐसा प्रोड्यूस हो गया जिसमें उन लोगों ने सिंबल बनने के बाद सिंबल इम्बॉस करना भूल गए और वो पूरा के पूरा लॉट उस शॉप पे डिस्पैच हो गया। तो शॉप वालों ने भी ध्यान नहीं दिया और उसे डिस्प्ले में रख दिया। अब आप लेने गए हो तो सबसे पहले आपकी नजर ना उस शूज पे वो सिंबल पड़ जाएगी कि सिंबल है या नहीं है। सिंबल है तो आपको जेन्युइन लगेगा, और अगर सिंबल नहीं है तो व्हाट यू विल बी थिंकिंग इज कि ये शॉपकीपर ना लोकल मार्केट से खरीद के आउटलेट पे बेच रहा है। ऐसा सोचोगे कि नहीं सोचोगे? ऐसा हुआ भी होगा और आप लोगों ने ये बात फेस की भी होगी। जब भी कोई ब्रांडेड चीज लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसका ब्रांड सिंबल चेक करते हैं, तो वो ब्रांड सिंबल की एज सच कोई यूसेज नहीं है, वो सिंबल नहीं भी लगा रहा तो भी वो फुट जो शूज है वो उतने ही कंफर्टेबल होने वाले हैं, क्योंकि वो नाइकी के फैक्ट्री आउटलेट से ही आए। वो बाय मिस्टेक उसमें सिंबल लगना रह गया, बट स्टिल अब वो बिना सिंबल के वो शूज खरीदने वाले नहीं हो। मीन्स कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है वो एक छोटे से ट्रेडमार्क का। समझ में आ रहा है? तो वो ट्रेडमार्क भी बिजनेस का एसेट है और वो भी बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक क्लासिफिकेशन एसेट्स का हो सकता है टेंजिबल, एक हो सकता है इनटेंजिबल। अब इन्हीं एसेट्स को हम दूसरे और मोर इंपॉर्टेंट बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, जो आपको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने में भी हेल्प करेगा। तो वो क्लासिफिकेशन है करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। ये क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट्स क्या होते हैं?
current assets are those assets which can be converted into cash within a period of 1 year or which are purchased with the intention of resale, which are purchased with the intention of resale. नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are purchased with the intention of use in the बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से समझिए, ये 11th ही नहीं 12th में भी काम आएंगी, तो अच्छे से पता होना चाहिए करंट किसको, नॉन करंट किसको। पहली बात तो समझ लो कि जो भी आइटम्स एग्जांपल्स में दोनों के नीचे लिखूंगी, दोनों की दोनों एसेट की कैटेगरी में तो आ ही रहे हैं, मतलब उन पे हमारा राइट है। अब अपन पहली वाली डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। करंट एसेट्स किसको बोले गए? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल डेटर, अब भी मैंने बताया था डेटर वो लोग हैं जिनको हमने उधारी में सामान बेचा है। राम को हमने उधारी में सामान बेचा है, तो डू यू हैव राइट ऑन राम? फर्स्ट ये सोचो कि क्या वो एसेट है? यस, वी हैव राइट। हमने उसको 10,000 का सामान उधारी में बेचा था, तो उससे 10,000 रुपीज लेने का हमें राइट है। तो राम इज आर डेटर, मीन्स राम इज आर एसेट, डेटर इज आर एसेट। तो क्या ये कैश में 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, हमने उसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने की उधारी दी होगी, तो जितने भी पीरियड की उसको उधारी दी है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो कौन सी कैटेगरी में आ गया? करंट एसेट में। दूसरा एग्जांपल स्टॉक। हमारा क्लोथ्स का बिजनेस है, तो हमने गुड्स खरीद के लेकर आए हैं। स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स, मतलब जो गुड्स बिके नहीं, जो हमारे गोडाउन में रखे, शॉप में रखे, वो सारे हमारे स्टॉक है। तो क्या वो स्टॉक जो है क्या वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, कुछ स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो सकता है, हमने बेचा और कैश मिल गया। बट कुछ स्टॉक ऐसा भी हो सकता है कि हमने खरीद के लाया, साल भर हो गया पर उसे किसी ने खरीदा नहीं, तो क्या वो नॉन करंट एसेट नहीं कहलाएगा? क्या वो करंट एसेट नहीं कहलाएगा? वो नॉन करंट कहलाएगा क्या? नहीं, वो नॉन करंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो दूसरा पार्ट डेफिनेशन की फुलफिल कर रहा है। क्या लिखा है? विच आर परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। स्टॉक खरीदते टाइम, वो गुड्स खरीदते टाइम आपका इंटेंशन क्या था? उसे रीसेल करने का। तो रीसेल करने का इंटेंशन था, इसीलिए चाहे स्टॉक 1 साल के अंदर अंदर बिके, सोल्ड आउट हो या ना हो, तब भी वो करंट एसेट की कैटेगरी में ही आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्योंकि ये डेफिनेशन क्या बोलती है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और व्हिच आर परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। तो गुड्स जो भी हम स्टॉक खरीद के ला रहे हैं, हमारा पर्पस ये होता है कि इसको लाओ और बेचो, तो हमारा इंटेंशन ही है उसको रीसेल करने का। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? करंट एसेट। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? और एग्जाम्पल लेते हैं, कैश। कैश पे बिजनेस का हक बनता है, इसलिए वो एसेट तो है, बट कैश ऑलरेडी कैश फॉर्म में ये कन्वर्टेड ही है। बैंक बैलेंस, बैंक में जो आपके पैसे रखे उस पर आपका राइट है, तो वो भी आपका एसेट तो है, और उसे आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। आपका जब मन चाहे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, विड्रॉ करो बैंक से पैसे, आपको कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंसेस, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? करंट एसेट। ठीक है, मीन्स दीज आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और विच आर परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल।
अब जरा नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या बोल रहा है, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ यूज इन द बिजनेस, जिसे हमने किस इंटेंशन के साथ खरीद के लेकर आया है, बिजनेस में यूज करने के पर्पज से अगर खरीद के लाया है तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिल्डिंग खरीदी किस लिए, कि मैं वहां पे अपनी शॉप स्टार्ट कर सकूं, अपना शॉप बनाया, तो वो बिल्डिंग क्या हो गई, वो बिल्डिंग क्या हो गई मेरी, वो बिल्डिंग हमारी एसेट है, बट हमने किस इंटेंशन से खरीदी है, यूज। उस बिल्डिंग में मैंने पूरा फर्नीचर सेटअप कराया, वो फर्नीचर पे भी मेरा राइट है, मेरा मीन्स बिजनेस का, जब भी मैं मेरा बोल रही हूँ ना तो मैं अपने आप को बिजनेस समझकर ही बात कर रही हूँ, तो वो फर्नीचर पर ही पे भी बिजनेस का राइट है, तो वो फर्नीचर भी बिजनेस का क्या बन गया, एसेट। यूज करने के लिए खरीदा, फिर मैंने वहां पे कैमरेज लगवाए, मतलब अपन उनको इक्विपमेंट्स के नाम से जानते हैं, चलो इक्विपमेंट्स बहुत सारे लगाए, कैमरेज हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स लगवाई, सब कुछ लगवाए, किस पर्पज से लगवाए भैया, हमें उनको यूज करना है अपने बिजनेस में, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स। इनको और बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स, जो कि हम किस पर्पज से खरीदते हैं, बिजनेस में यूज करने के पर्पज से खरीदते हैं। तो अगर हमने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से एसेट्स को खरीदा है तो वो नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे, और अगर हमने कोई चीज खरीदी है बेचने के ही इंटेंशन से तो वो क्या कहलाएगी, करंट एसेट। मतलब हमने खरीदते टाइम हमारे दिमाग में इंटेंशन उसे वापस बेचने का है, मींस रीसेल करने का है, करंट, और खरीदते टाइम उसका इंटेंशन हमारा क्या था, यूज करने का, तो वो नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे। क्लियर है? तो ये सारे बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, लैंड, सपोज मैंने अपने बिजनेस के पैसे लैंड में इन्वेस्ट करें कि मुझे ये लैंड यूज करना है अपने बिजनेस में, तो वो क्या हो गया, नॉन करंट एसेट, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मशीनरी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, तो उनने मशीनरीज लगाई हैं, तो वो मशीनरी वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन करंट एसेट। बट सबसे पहली चीज जो दिमाग में होनी चाहिए, जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए ये सारे के सारे एसेट है, क्योंकि इन सभी पर बिजनेस का राइट है। जिन भी चीजों पर बिजनेस का राइट होगा वो बिजनेस के एसेट्स कहलाएंगे। क्लियर है? अब एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन है, देखते हैं। एक और टर्म है जिसको बोलते हैं लिक्विड एसेट या क्विक एसेट। अब भाई ये क्या चीज है, जरा देखें तो। लिक्विड एसेट और क्विक एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted into cash immediately। क्या लिखा है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। इसका मतलब फिक्स एसेट्स तो लिक्विड एसेट नहीं होते। फिक्स एसेट तो लिक्विड एसेट, मतलब नॉन करंट एसेट तो लिक्विड एसेट होंगे नहीं, क्योंकि इन्हें कन्वर्ट करने के लिए नहीं खरीदे बॉस। किस लिए खरीदे हैं, यूज करने के लिए, तो ये तो लिक्विड एसेट की कैटेगरी में नहीं आते। बट ये कन्वर्ट लिखा है, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मींस इसमें कुछ एसेट्स है जो कन्वर्ट होंगे कैश में। तो यहां पर भी कैश में कन्वर्ट होना है, पर कैसे होना है, इमीडिएटली। पर यहाँ टाइम पीरियड क्या दिया है, 1 ईयर। इसका मतलब ये सारे के सारे लिक्विड एसेट, करंट एसेट तो पक्का होंगे। क्यों पक्का होंगे, क्योंकि जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो रहा है भाई, वो तो 1 साल के अंदर अंदर तो कन्वर्ट हो ही रहा होगा ना। तो जो चीज इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो रही है वो 1 साल में कन्वर्ट होगी। मींस ऑल लिक्विड एसेट आर करंट एसेट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ऑल करंट एसेट्स आर नॉट लिक्विड एसेट। कि सारे के सारे करंट एसेट को लिक्विड एसेट बोले, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक का एग्जाम्पल लूं, जो हमारे गोडाउन में अनसोल्ड गुड्स पड़े हुए हैं, स्टॉक, वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक को बेचने के लिए यू नीड अ कस्टमर। पहले कस्टमर ढूंढो, फिर वो उधारी में ले रहे हैं कि कैश में ले रहे हैं, तो तुरंत एकदम हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट स्टॉक करंट एसेट तो है। क्यों? क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं भी कन्वर्ट हुआ तो वो रीसेल के इंटेंशन से खरीदा है, इसलिए वो करंट एसेट की डेफिनेशन में तो आएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा डेटर। डेटर क्या होता है, जैसा हमने उधारी में सामान बेचा है। सपोज मैंने राम को 1 महीने की उधारी दी थी, तो राम भी तो 1 महीने के बाद ही कैश में कन्वर्ट होगा, इमीडिएटली तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है। तो डेटर भी लिक्विड एसेट नहीं होना चाहिए।
ऐसा आपको लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि हमने राम को 1 महीने की उधारी दी है तो राम हमें 1 महीने के बाद पेमेंट देगा। बट और हमारे मार्केट में ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिनका काम क्या है, वो हमारे डेटर्स आज ही हमसे खरीद लेंगे। मीन्स आज अगर हमें तुरंत पैसों की जरूरत है तो हम उनको बताएंगे कि देखिए हमें राम से 10,000 रुपये 1 महीने के बाद लेना है, तो वो क्या करेंगे, डेटर्स आज ही आपसे परचेज करेंगे, तुरंत आपको थोड़ा बहुत अमाउंट कट करके दे देंगे। सपोज 9,500 रुपये उनने हमको तुरंत दे दिए और 1 महीने बाद वो एजेंसी जाकर राम से 10,000 रुपये कलेक्ट कर लेगी। तो वो एजेंसी ने 500 रुपीज कमा लिए, हमें 9,500 रुपये आज दिए, 1 महीने के बाद वो उस राम से 10,000 रुपये ले लेंगे। इन शॉर्ट उनकी 500 रुपये की इनकम होगी, उनका काम ही यही है। ऐसी एजेंसीज को डेट कलेक्टिंग एजेंसीज बोलते हैं। तो अगर हमें आज कैश की तुरंत जरूरत है तो हम राम से जाकर तो नहीं मांग सकते, पर डेट कलेक्शन एजेंसीज से जाकर अपने सारे डेटर्स को डिस्काउंट करा सकते हैं। इसको डिस्काउंट कराना कहते हैं, आगे चैप्टर्स में अपन देखेंगे। तो इस तरीके से डेटर्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट ऑल करंट एसेट्स अदर देन स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है ये टर्म बाद में देखेंगे, इन दोनों को except these two all current assets are liquid asset except stock and prepaid expenses, बाकी सारे current asset भी liquid asset होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टर्म एसेट ही चल रहा है तो एक टर्म एसेट से जुड़ी हुई है, उसे हम और देखेंगे आज की क्लास में। बस ये लास्ट अपन देख रहे हैं टर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा भी एक साथ नहीं होना चाहिए वरना टर्म्स अंदर तक जाएंगी ही नहीं। हमें सभी टर्म्स को अंदर तक उतारना है, ठीक है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्हें अपनी बुक से रिवाइज करें। जितनी टर्म्स पढ़ाई गई हैं अभी इस वीडियो में, इस लेक्चर में, आप उन सभी टर्म्स को टीएस ग्रेवाल, या आपने अगर टीएस ग्रेवाल खरीदी तो टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल है आपके पास, या कोई एनसीईआरटी जो भी बुक अभी आपके पास 11th की अवेलेबल है उसके सेकेंड चैप्टर से ये सारी टर्म्स को रिवाइज करिए। आज की लास्ट टर्म जो अपन लोग देखने वाले हैं, नॉमिनल एसेट, या इसी को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। देखो वर्ड एसेट लिखा है, बट एसेट जैसी कोई भी क्वालिटी इन एसेट में नहीं होने वाली। क्या बोला मैंने? वर्ड एसेट लिखा है बट एसेट जैसी कोई भी क्वालिटी इनमें नहीं दिखेगी। मींस ना तो ये हमें आज फ्यूचर कभी भी कैश देने वाले, कन्वर्ट होंगे कैश में, और ना ही इनका बिजनेस को कोई यूज है, ना बिजनेस को ये कोई किसी भी तरीके से बेनिफिट करने वाले हैं। ना बेनिफिट करने वाले हैं, ना ही ये कैश में कभी कन्वर्ट होंगे, ना 1 साल ना 1 साल के बाद ना ये कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, ना ही बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, तो भी हम इन्हें एसेट बोल रहे हैं। तभी हम इनके नाम के आगे वर्ड यूज किए हैं फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब होता है झूठ मूठ के एसेट्स, मींस दे आर एक्चुअली नॉट एसेट्स, क्योंकि उनमें एसेट जैसी कोई क्वालिटी नहीं है, बट फिर भी हम उन्हें एसेट की कैटेगरी में रख रहे हैं, इसीलिए उनके आगे रखा नाम क्या लिखा गया है, fictitious asset. Fictitious assets are those assets which are not going to benefit our business or which are not going to be converted into cash in near future. ठीक है? But they are written under the head of assets like debit balance of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना तो तुमको डेबिट का मतलब पता है, ना ही अभी तुमको ये पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो ये एक एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे तब मैं डेफिनेटली इस चीज को आपको फिक्टिशियस एसेट के साथ लिंक करके बताऊंगी कि इसको हमने फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में इसलिए रखा है। बट इतना भी समझ लीजिए कि ये एसेट्स नाम तो जरूर है पर ये फिक्टिशियस है, मीन्स ये एक्चुअली में बेनिफिट और कैश में कन्वर्ट होने वाले नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? तो इसके थ्रू हमारे अभी सारे टर्म्स तो कंप्लीट नहीं हुए हैं। इस वीडियो में हमने मैक्सिमम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टर्म्स अकाउंटेंसी में जो है आपकी बुक्स में दी हुई हैं वो कवर कर ली हैं। उन्हें इनमें से अगर किसी भी टर्म पर आपको कोई डाउट है तो आप बिना
संकोच के, बिना थॉट दिए आप तुरंत कमेंट करें, मैं उस कमेंट पे आपको रिप्लाई करके आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। सेकेंड थिंग इज कि आप इन सभी चीज़ों को डेफिनेटली अपनी बुक से रिवाइज करें तभी आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। और ये सारी टर्म्स को अपने अंदर तक उतारिए, क्योंकि अब आपने कॉमर्स चूज कर लिया है तो ये टर्म्स में बात करनी आपको अब आनी चाहिए, इसलिए ये टर्म्स को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी ये सारे टर्म्स इजी तरीके से समझ सके, डिटेल में समझ सके और अपने भी अंदर उतार सके। चलिए, थैंक यू।